अब आगे चलेंगे। लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था? ह्रासक्रम हमने देखा था। ह्रासक्रम में क्या देखा था हमने? प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर पर हमने ह्रासक्रम देखा था। तो क्या क्या था? बाल के बाद पहले 10 साल में बाल्यावस्था जाती है, फिर वृद्धि जाती है, फिर छवि, मेधा, त्वक, दृष्टि 60 साल की उम्र में चली जा रही थी। शुक्र विक्रम फिर जा रहा था, फिर बुद्धि जा रही थी, कर्म इंद्रिय जा रही थी, और फिर लास्ट में चेतना भी चली जा रही थी। ठीक है, ऐसे इन्होंने दश ह्रासक्रम बताया है। ठीक है, 10-10 10-10 साल पे कैसे कैसे ह्रास बॉडी में होता है वो इन्होंने बताया है। आगे हम अब देखेंगे वात प्रकृति के लक्षण क्या है। तो वात प्रकृति के क्या लक्षण है? अल्पकेशः, कृशो, कृश होगा वो, रुक्ष, वाचालश्च, अमानसः। ठीक, वाचाल होगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, रुक्ष होगा, कृश होगा। ठीक है, और बाल कैसे होंगे? कम होंगे उसके। आकाशचारी स्वप्नेशु, स्वप्न कैसे देखेगा वो? आसमान में उड़ने के देखेगा। वात प्रकृति को नरा, ठीक है, वो कैसा है? वात प्रकृति का नर है। नेक्स्ट देखिए, पित्त प्रकृति के लक्षण क्या रहेंगे? अकाल पतितेर व्याप्तो, धीमान, स्वेदी च रोषण। ठीक है, स्वेदी होगा लेकिन कैसा होगा? धीमान होगा। स्वप्नेशु ज्योतिषाम, ठीक है, स्वप्न में क्या देखेगा? ज्योति देखेगा। ठीक है, ज्योति के दर्शन करेगा स्वप्न में। दृष्टा पित्त प्रकृति को नरह। नेक्स्ट देखिए, कफ प्रकृति के लक्षण क्या रहेंगे? गंभीर बुद्धि, उसकी बुद्धि कैसी होगी? गंभीर होगी। स्थूल अंग होंगे, स्निग्ध केश होंगे उसके, और कैसा होगा? बलवान होगा, महाबला। गंभीर बुद्धि, स्थूल अंग, स्निग्ध केशो, महाबला। और स्वप्न कैसे देखेगा? स्वप्ने जलाशय लोकी, पानी वाले सपने देखेगा। ठीक है, श्लेष्म प्रकृति को नरा। तो ये आगे हमारे पास वात, पित्त और कफ प्रकृति के लक्षण अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगर। नेक्स्ट देखिए, उष्ण और शीत भेद से वीर्य 2 प्रकार के माने हैं। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने भी ऐसे ही माने हैं। मधुर अम्ल कटु भेद से विपाक कितने माने हैं? 3 प्रकार के माने हैं। सेम एस चरक। शरीर के भीतर स्रोतस कितने माने हैं? असंख्य माने हैं। ठीक है, असंख्य स्रोतस माने हैं। आचार्य चरक ने भी यही माने हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे आ जाइए। आग्नाशय पित्त को अग्नि रूप मानते हैं। ठीक है, आग्नाशय पित्त को अग्नि रूप मान रहे हैं, और उसका प्रमाण जो है इंपॉर्टेंट है, वो कितना माना है? तिल प्रमाण माना है। तिल प्रमाण किसका प्रमाण माना है? आग्नाशय की अग्नि का प्रमाण कैसा माना है? तिल प्रमाण माना है। नेक्स्ट देखिए, वमन में क्या होता है? वमन में यकृत स्थित पित्त का निर्हरण होता है। कौन से पित्त का निर्हरण होता है? यकृत स्थित पित्त का निर्हरण होता है। किसमें? वमन में। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। बोधक कफ को रसन एवं तर्पक कफ को स्नेहन कफ से संबोधित करते हुए कफ को कितना माना है? 5 ही माने हैं। बाकी आचार्यों ने भी 5 माने हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, सिमिलर रहेगा बाकी आचार्यों की तरह। स्नायुओं को मांस अस्थि संधियों का बंधक माना है। ठीक है, स्नायु क्या कर रही है? मांस को बांध रही है, अस्थि को बांध रही है, संधियों को बांध रही है। चेष्टावान और स्थिर स्थिर भेद से संधियां 2 प्रकार की बोली हैं। कुछ चेष्टावान है, चलने फिरने वाली, जो हिलेंगी, जहां पे मूवमेंट होगी, और कुछ स्थिर भेद से संधियां हैं। ठीक है, जो जिनकी मूवमेंट नहीं होगी। तो चेष्टावान कौन सी है? शाखा, हनु और कटी वाली, है ना। कटी को हम हिला सकते हैं, शाखाओं को हम अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, और हनु संधि की हेल्प से हम बोलते भी हैं। ठीक है, ये चेष्टावान संधियां हैं, और बाकी जो बच गई कौन सी हैं? वो स्थिर संधियां हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रीवा हृदय से संबंधित रखने वाली कंडराओं से लिंग की उत्पत्ति मानी है। किससे लिंग की उत्पत्ति यहाँ पे मान रहे हैं? ग्रीवा और हृदय से संबंध रखने वाली कंडराओं की। ठीक है, गर्दन और हृदय से संबंध रखने वाली कंडराओं से किसकी उत्पत्ति हो रही है? लिंग की उत्पत्ति हो रही है। समान वायु से प्रेरित रस का, देखो, समान वायु से प्रेरित रस जो है उसका रंजक पित्त द्वारा हृदय में रंजन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद रक्त की उत्पत्ति हो रही है। तो समान वायु क्या करेगी? समान वायु रस को लेके जाएगी कहाँ पे? हृदय में। ठीक है, हृदय में क्या कौन बैठा है? रंजक पित्त है। तो रंजक पित्त से क्या होगा? रस का रंजन होगा, और क्या बनेगा? रस से रक्त बनेगा। ठीक है, रस से क्या बनेगा? रक्त बनेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अंजन, लेप, स्नान, अभ्यंग, प्रतिमर्श, वमन, है ना, इन उपक्रमों को जन्म से ही करा सकते हैं। ठीक है, अंजन भी कराते हैं ना, बच्चे को काजल लगाते हैं, लेप करा सकते हैं, स्नान बच्चे को कराते हैं, अभ्यंग करते हैं, प्रतिमर्श नस से दे सकते हैं, और वमन भी करवा सकते हैं। ठीक, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, समान वायु से प्रेरित रस का रंजन कहाँ हो रहा है? रंजक पित्त द्वारा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हृदय में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? रक्त की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 285 पे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भस्मक की जठर अग्नि विकारों में गणना की है।
ठीक है, भस्मक को जठराग्नि विकारों में लिखा है और करते हुए इसमें वात और पित्त की प्रधानता बताई है। ठीक है, तो भस्मक में क्या है, वात और पित्त की प्रधानता है। नेक्स्ट आइए, सोम रोग की चिकित्सा में क्या कहा, कदली फल और आमलकी स्वरस को किसके साथ देना है, शर्करा के साथ देना है। ठीक है, कदली फल आपका बनाना और आमलकी स्वरस का यूज यहाँ पे बताया है। उदर्द रोग में क्या है, उदर्द रोग में गेरू, काली मिर्च, मधु, इनका अभ्यंतर प्रयोग यानी कि खाने के लिए देना है इसे। तो क्या क्या, गेरू है ना, ब्लैक पेपर हमें पता है, काली मिर्च और मधु, इनको मिलाकर अभ्यंतर प्रयोग के लिए उदर्द में कहा है। ठीक, श्लीपद में श्लीपद में शाखोटक पता है हमें, तो इसको ऐसे याद कर लें, श्लीपद में शाखोटक किसने बताया, शारंगधर जी ने बताया है। श्लीपद में शाखोटक बाय शारंगधर। इलायची, दालचीनी, तेजपत्र को क्या कह रहे हैं, त्रिगंध बोल रहे हैं। चूर्ण को घृत या मधु में मिलाकर चाटना है, तो कैसा लेना है, घृत या मधु दुगना लेना है। ठीक है, चूर्ण को घृत या मधु के साथ मिलाकर चाटना है, तो इनको दुगना लेना है। और अगर कोई लिक्विड है जैसे कि तक्र, दूध है ना, इसके साथ लेना है चूर्ण को, तो द्रव जो है हमारा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए, चूर्ण, अवलेह, गुट्टिका, कल्क है ना, इनके लिए वात पित्त कफ व्याधियों में अगर इसको देना है तो इसकी मात्रा कैसे रखनी है, क्रमशः 3, 2, 1 पल रखनी है। यानी कि चूर्ण की कितनी हो गई, चूर्ण अवलेह की 3 पल हो गई, गुट्टिका की 2 पल हो गई और कल की 1 पल मात्रा रखनी है किस किस व्याधियों में, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्नेह सेवन की मात्रा कितनी है, ये भी 1 पल है। आशावरिष्ट के सेवन की मात्रा कितनी है, ये भी 1 पल है। ठीक, ये दोनों सिमिलर हैं। स्नेह और आशावरिष्ट की मात्रा कितनी हो गई, 1 पल हो गई। धातुएं कितनी बताई हैं, सप्त धातु बताइए कौन कौन सी, स्वर्ण, तार, आर, ताम्र, नाग, वंक और तीक्ष्णक। और उपधातु भी साथ ही इन्होंने बताई हैं, माक्षिक, तुथ, अभ्रक, नीलांजन, मनशिला, हरताल, रसक। ये थोड़ा सा रस शास्त्र वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है। तो 9 विष इन्होंने माने हैं और 7 उपविष इन्होंने माने हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं, स्नेहपान का काल क्या बताया है, किंचित सूर्योदय होने पर हमें स्नेहपान कराना है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग स्नेहपान कराना है। अनुवासन की मात्रा इन्होंने बताई है, कैसे बताई है, बल के अनुसार बताई है। तो उत्तम बल में कितनी मात्रा, 6 पल, मध्यम बल में कितनी मात्रा, 3 पल और हीन बल में कितनी मात्रा, 1.5 पल बताई है। नेक्स्ट देखिए, बस्ती देते समय बस्ती पुटक को दबाने का काल कितना है, 30 मात्रा तक है। जब हम बस्ती दे रहे हैं तो बस्ती पुटक को दबाने का काल कितना है, 30 मात्रा तक है। नेक्स्ट देखिए, 25 वर्ष के नीचे उत्तर बस्ती की मात्रा 2 कश रहती है ना, बिलो 25 ईयर्स कितनी मात्रा है, 2 पल है। और जैसे ही ऊपर जाएंगे है ना, उससे ऊपर मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 पल हो जाएगी। नीचे कितनी है, 2 कश है ना, और ऊपर कितनी हो जाएगी, 1 पल हो जाएगी। ठीक, तो ये बस्ती की मात्रा के लिए कहा है, उत्तर बस्ती की मात्रा के लिए कहा है। नेक्स्ट देखिए, वात पित्त एवं वात पित्त, कफ पित्त एवं वातज रोगों हेतु नस्य काल कैसा रहेगा, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न। इसी काल में तो ये दोषों, इन दोषों की वृद्धि होती है ना। पूर्वाह्न में कफ बढ़ा रहता है तो उसी समय नस्य देना है, अपराह्न मध्याह्न में पित्त रहता है तो उस समय नस्य देना है पित्त रोगों के अकॉर्डिंग। और अपराह्न में हमारा वात जो है वो थोड़ा बढ़ा रहता है तो उसी अकॉर्डिंग जो नस्य है वातज रोगों में वो अपराह्न में देना है। नेक्स्ट देखिए, यद्यपि नस्य कर्म का दिन में ही निर्देश दिया है मगर उत्कट अवस्था में है ना, इमरजेंसी कंडीशन है, संन्यास आदि हो गया है तो उसमें रात्रि में भी नस्य दे सकते हैं। ठीक, प्रतिमर्ष की 14 काल बताए हैं इन्होंने और आचार्य सुश्रुत ने भी 14 ही काल बताए हैं। बागभट्ट के काल आपको ध्यान रखने हैं, उन्होंने 15 काल प्रतिमर्ष के बताए हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, जितना स्नेह नाक में डालने पर थोड़ा सा मुंह में आ जाए वही मात्रा क्या होती है, प्रतिमर्ष की होती है। ठीक है, नाक में डाला और थोड़ा सा उसमें से मुंह में आ जाएगा तो वो मात्रा हमारी प्रतिमर्ष की मात्रा है। इन्होंने बिंदु करके अभी यहाँ पे नहीं बताया है। आगे देखिए, नस्य धारण काल कितना होता है, 5, 7, 10 मात्रा काल तक बताया। उसके बाद क्या करना है, नस्य धारण किया कितनी मात्रा तक, 5, 7 या 10 मात्रा तक। उसके बाद वाम या दक्षिण पार्श्व में थूकने या सींकने के लिए निर्देश दिया। सामने नहीं सींकना है क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपने स्नेह लिया है वो निकल के बाहर आ जाएगा है ना। तो अगर सींकना है तो या फिर थूकना है तो वाम या दक्षिण पार्श्व में है ना, लेटरल पोजीशन पे थूकना है। नेक्स्ट देखिए, शमन, व्रीहण, रेचन, कास्कन, वामक और व्रण धूपन भेद से धूम के कितने प्रकार बोले हैं, 6 प्रकार बोले हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्रण धूपन आचार्य शारंगधर ने भी माना है। नेक्स्ट आ जाइए, तथा अब इनके टाइप्स ये बता रहे हैं। शमन धूम के मध्य और प्रायोगिक टाइप है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप साइड में।
वृहण धूम के स्नेह और मृदु टाइप है, स्नेहिक और मृदु। और रेचन धूम के कौन से टाइप है? शोधन और तीक्ष्ण टाइप है। ठीक, वृहण धूम के टाइप के आगे स्नेहिक मृदु और रेचन धूम के टाइप के आगे शोधन और तीक्ष्ण। ऐसे दो दो भेद इनके किए हैं। किस किस के? शमन के, वृहण के और रेचन के। ठीक, आगे आ जाइए। गंडूष जो है वो किस कैसे पदार्थों का होता है? द्रव पदार्थों का होता है। कवल जो है वो कल्क की हुई द्रव्य का होता है। सॉलिड सॉलिड जो है हमारे पास हमारा औषध रहेगा। के से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कवल कल्क से, गंडूष द्रव पदार्थ से। नेक्स्ट देखिए, लेप को रोमाभिमुख दिशा में लगाने का निर्देश दिया है। ठीक है, इससे इसके साथ साथ याद कर लेंगे अनुलोम दिशा में क्या लगाते हैं, है ना, प्रतिलोम दिशा में क्या लगाते हैं। यहाँ पे लेप को रोमाभिमुख यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाने का निर्देश दिया है। आगे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। व्रणशोफ के 7 उपक्रम में पहला इन्होंने क्या बताया है? शोध हरलेप बताया है। ठीक है, व्रण उपक्रम के व्रणशोफ के कितने उपक्रम बताए? 7 उपक्रम बताए हैं ना, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने भी बताए हैं। तो फर्स्ट इन्होंने शोध हरलेप बताया है, बाकी जो है सिमिलर टू सुश्रुत जी के बराबर है। तो इन्होंने श्लोक यहाँ पे सुश्रुत आचार्य का कोट किया है। आदो विमलापनम कुर्यात, आपको ध्यान में रखना है ये। द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनहम तु, चतुर्थी पाटन क्रिया, है ना, इस तरह से इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? अभ्यंग, परिषेक, पिच्चू और बस्ती भेद से मूर्धा तेल 4 प्रकार का बताया। तो यहाँ पे मूर्धा तेल जो है इन्होंने आचार्य ने बताया है। ठीक है, तो अभ्यंग है, परिषेक है ना, अभ्यंग हम सिर पे करते हैं, परिषेक हम सिर पे सिंचन करते हैं, पीचू रखते हैं, और बस्ती शिरोबस्ती यहाँ पे बताई है। ठीक, तो मूर्धा तेल कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। ये कह रहे इन्हें उत्तरोत्तर बलवान माना है। उत्तरोत्तर बलवान यानी कि अभ्यंग से परिषेक, परिषेक से पिच्चू, पिच्चू से बस्ती। तो बस्ती बस्ती क्या होगी? सबसे ज्यादा बलवान हो गई। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अब शिरोबस्ती की डायमेंशंस और शिरोबस्ती के बारे में यहाँ पे दिया है 4 पॉइंट्स। तो शिरोबस्ती की ऊंचाई, जो कैप सा हम लगाते हैं, वो कितना होना चाहिए? 12 अंगुल होना चाहिए। और उसका सर्कमफ्रेंस कैसा होना चाहिए? व्यास कैसा है? सिर की परिधि के समान होना चाहिए, ताकि वो फिट आए पूरा प्रॉपर हेड में। ठीक है, 12 अंगुल उसकी ऊंचाई हो गई। ये हेड है, तो ऊंचाई कितनी हो गई? ये हमारा शिरोबस्ती, शिरोबस्ती का यंत्र है, तो ये ऊंचाई हो गई 12 अंगुल। 12 अंगुल ऊंचाई हो गई। ठीक, और परिधि कैसी हो गई? सिर की व्यास कैसा हो गया? सिर की परिधि के समान। शिरोवस्ती का प्रयोग काल कब करना है? प्रातः काल करना है, बिना भोजन किए हुए। ठीक है, प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग इसका बिना भोजन किए हुए निर्देश दिया है। और धारण काल कितना है? 1000 मात्रा काल तक। धारण काल कितना है? 1000 मात्रा तक। ठीक है, या फिर वेदना उपशांति तक भी इसको यूज कर सकते हैं। शिरोवस्ती का प्रयोग क्या है? 5 या 7 दिन तक करना है ना, और सभी ऋतुओं में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक, ध्यान में रहेगा। तो शिरोवस्ती की हाइट कितनी है ना, लंबाई कितनी है? 12 अंगुल तक है। और सर्कमफ्रेंस कैसा रहेगा? सिर की परिधि के बराबर रहेगा। धारण कब तक करना है? 1000 मात्रा काल तक। और कब करवाना है? अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, प्रातः काल कराने के लिए कहा है। आगे चलेंगे। कर्ण पूरण में द्रव धारण काल। कर्ण पूरण हम किस किस कंडीशन में करते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। कर्ण रोग में करेंगे, कंठगत रोग में भी कर्ण पूरण करेंगे, और शिरो रोग में भी कर्ण पूरण करते हैं। ठीक, तो कर्णगत रोग अगर है तो 100 मात्रा काल तक में चल जाएगा। कंठगत रोग है तो उसको अंदर तक जाने में समय लगेगा, है ना, तो 500 मात्रा काल तक रहेगा। और शिरो रोग में 1 सहस्त्र यानी कि 1000 मात्रा काल तक हमें कर्ण पूरण करना है। ठीक है, तो द्रव धारण काल यहाँ पे आचार्य शार्ंगधर ने बताया है। नेक्स्ट देखेंगे, कर्ण पूरण में रस आदि द्रव्य पदार्थ से अगर कर्ण पूरण करना है तो प्रातः काल भोजन से पहले हमें कर्ण पूरण करवाना है। और अगर तेल आदि से करना है तो सूर्यास्त होने पर उसको भरना चाहिए, कान को भरना चाहिए। ठीक है, तेल आदि से लिक्विड, जो थिक लिक्विड है उनसे कराना है तो शाम को, और अगर रस आदि से द्रव्य पदार्थ से कराना है तो प्रातः काल। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बताया है कौन सा यंत्र हमारा कितने अंगुल तक शिरावेद रक्त मोक्षण करता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। श्रृंग जो है वो 10 अंगुल तक हमारा रक्त मोक्षण करता है। जोंक 1 हाथ तक रक्त मोक्षण करती है। तुम्बी 12 अंगुल तक रक्त मोक्षण करती है। पद यानी कि प्रच्छान जो है वो 1 अंगुल तक सिर्फ रक्त मोक्षण करता है, यानी कि सुपरफिशियल रोगों में हम प्रच्छान कर सकते हैं। ठीक है, तुम्बी को हम थोड़ा सा डीप सीटेड रोगों में यूज करेंगे। जोंक भी 1 हाथ तक, जलौका 1 हाथ तक रक्त मोक्षण कर रही है। श्रृंग 10 अंगुल तक रक्त मोक्षण कर रहा है। और सिरा वेद जो है वो संपूर्ण शरीर से रक्त को निकालता है। ठीक, सिरा वेद अगर हमने किया है तो संपूर्ण शरीर से रक्त निकलेगा। ठीक,
ये हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए, सेक, अश्योतन, पिंडी, विडालक, तर्पण, पुटपाक, अंजन, है ना, ये जो सारे टाइप्स हैं ये किसके हैं? भेद से नेत्रकल्प कितने मान लिए? 7 मान लिए। कौन कौन से नेत्रकल्प इन्होंने माने? सेक, आश्चोतन, पिंडी, विडालक, तर्पण, पुटपाक और अंजन। ठीक, तो ये 7 हमारे क्या आ गए? नेत्रकल्प इन्होंने आचार्य शार्ंगधर ने माने हैं। नेक्स्ट देखिए, दंतवर्ती का प्रयोग कहाँ किया है? नेत्रगत शुक्ल रोगों में माना है। ठीक है, तो दंतवर्ती को मुख रोगों में नहीं, नेत्रगत रोगों में माना है। ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, इसके आगे जो है टाइप्स आ जाते हैं, ये हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। ठीक, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया इंपॉर्टेंट, इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। हमने देखा प्रकृति के लक्षण देखे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति के लक्षण, कैसा उसका बॉडी रहेगा और कैसे वो स्वप्न देखेगा, है ना, इसके बारे में देखा। अग्नाशय स्थित पित्त को क्या बोला है? तिल प्रमाण में माना है। ठीक है, वमन वमन में किसका निर्धारण होता है? यकृत स्थित पित्त का निर्धारण होता है। स्नायुएं क्या करती हैं? मांस अस्थि संधियों का बंधन करती हैं। चेष्टावान और स्थिर संधियां दो प्रकार की बोली हैं। शाखा हनुकटी में चेष्टावान है, बाकी अस्थिर संधियां हैं। ग्रीवा हृदय से संबंध रखने वाली कंडराओं से क्या होता है? लिंग की उत्पत्ति होती है। हमारा रस का रंजन कहाँ हो रहा है? हृदय में हो रहा है, फिर रक्त की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, आगे हमने देखा भस्म में दोष प्रधानता कौन सी थी? वात पित्त दोष प्रधान था। सोम रोग की चिकित्सा में कदली फल आंवला की स्वरस का प्रयोग आया है। शर्करा के साथ उदर्द में गैरू, काली मिर्च, मधु का प्रयोग आया है। श्लीपद में शाखोटक, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, है ना। त्रिगंध इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आगे हमने देखा मात्राएं बताई हैं। स्नेह सेवन करना है तो 1 पल, आसवरिष्ठ सेवन करना है तो उसकी मात्रा भी 1 पल। फिर इन्होंने कुछ रसशास्त्र का पाठ बताया, 7 धातुएं, 7 ही उपधातुएं, 9 विष, 7 उपविष माने हैं। ठीक, फिर इन्होंने अनुवासन की मात्रा बताई है, बल के अनुसार अनुवासन की मात्रा बताई है, 6, 3, 1.5 पल। बस्ती देते समय पुटपाक को दबाने का काल भी बताया है। कितना बताया है? ये बताया है 30 मात्रा काल तक। नेक्स्ट देखिए, आगे इन्होंने नस्य काल बताया है। ठीक, इस तरह से ये सिद्धि स्थान वाला पंचक्रम वाला जो पार्ट है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट किया है। नस्य धारण काल बताया है, और यहाँ पे शमन, ब्रीहण और रेचन नस्य के 2-2 टाइप्स भी बताए हैं। सॉरी, शमन, ब्रीहण और रेचन धूम के 2-2 टाइप्स बताए हैं। और धूम के टोटल टाइप्स कितने बताए हैं? 6 प्रकार के बताए हैं। इन्होंने व्रण धूपन को भी माना है। उसके अलावा कौन कौन से? शमन, ब्रीहण, रेचन, कास्कन, वामक जो है हमारे धूम भी बताए हैं। ठीक, 6 टाइप धूम के बताए हैं, और शमन, ब्रीहण, रेचन के 2-2 टाइप्स फर्दर बताए हैं। गंडूस जो है किससे होता है? द्रव पदार्थ से होता है। और कवल जो है कल्क से कराया जाता है। लेप को रोमाभिमुख अपोजिट डायरेक्शन में लगाने के लिए कहा है। आगे फिर व्रणशोभ के 7 उपक्रम बताए हैं, बट फर्स्ट कौन सा बता दिया है? शोथर लेप बता दिया है। अभ्यंग, परिषेक, पिच्चू और बस्ती भेद से मूर्तैल कितने प्रकार का बताया है? 4 टाइप्स का बताया है मूर्धतैल। ठीक, शिरोवस्ती के डायमेंशंस बताए हैं, 12 अंगुल लंबा, 1000 मात्रा तक उसको रखना है, और प्रातः काल इसको बिना भोजन किए हुए देना है। कर्णपूर्ण के बारे में बताया है। कर्णगत रोगों में 100 मात्रा तक, कंठगत रोगों में 500 मात्रा तक, शिरो रोगों में 1000 मात्रा तक इसको बताया है। कर्णपूर्ण में रसादि द्रव पदार्थ देने हैं तो प्रातःकाल भोजन से पहले, और बाकी जो तेल आदि देने हैं तो सूर्यास्त होने पर भरने हैं। अब कौन कौन से हमारे जो यंत्र हैं, कितना कितना अंगुल रक्त निकालते हैं, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, सिरावेद जो है वो संपूर्ण शरीर से रक्त निकालता है, और जलौका कितना कितना डीप तक जाती है? 1 हाथ तक वो रक्त मोक्षण करती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेत्रकल्प 7 बताए हैं, और दंतवर्ती का प्रयोग किसमें बताया है? नेत्रगत शुक्र रोगों में बताया है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है।